कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें देखिए यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है, इसमें आपको प्रकारवाद, संरचनात्मक प्रकारवाद के संदर्भ में पढ़ना होगा। लेकिन इसी के अंतर्गत आपको नव प्रकारवाद को भी पढ़ना होगा। लेकिन ये जो नव प्रकारवाद है यानी कि न्यू फंक्शनलिज्म है, ये आपके सिलेबस में आपका एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन कुछ मैंने जैसे कि पहले ही आप लोग को बताया था कि कुछ हिडन हमारे सिलेबस भी है जिसको कि हम लोग को कवर करना होगा। तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कि नव प्रकारवाद आखिर होता क्या है। तो मेरे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग अगर मेरे साथ सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं 30 डेज चैलेंज में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है तो उसे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन उसमें कोई कमेंट नहीं कर रहे। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं अपना आपको स्ट्रेटजी शेयर करूँगी और आपके साथ ही प्रिपरेशन भी करूँगी। हम लोग सिलेबस को रिविज़न भी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग देख के स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा है न्यू फंक्शनलिज्म यानी कि नव प्रकारवाद। तो इसके जो सिद्धांतकार है, इसमें आपका जे अलेक्जेंडर, आपके लिकमेन न्यूमैन आएंगे और पॉलेमी आएंगे। ये मुख्यतः रूप से इनको जाना जाता है नव प्रकारवाद के सिद्धांतकार के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकारवाद क्या है। जैसा कि मैंने पहले की क्लास में भी आप लोग को बताया था कि जो प्रकारवादी होते हैं, जैसे आपके दुर्खिम जी हो गए, पार्सन्स जी हो गए, वे क्या बताते हैं कि जो संरचना है ये हमारे सोसाइटी के अंतर्गत हमारा समाज जो है वो उसका समग्र रूप को वो महत्वपूर्ण मानते हैं। वे बोलते हैं कि अगर सोसाइटी बना है, अगर समाज बना है, तो उसको बनाने की जो उसकी इकाइयाँ हैं, उसकी इकाइयों को वे महत्वपूर्ण मानते हैं। उसकी इकाई के अंतर्गत आपका एडुकेशन आ जाएगा, आपका मैरिज आ जाएगा, आपका रिलीजन आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं, इस समग्र को यानी सोसाइटी को किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण कर रही, किस प्रकार से अपना योगदान दे रही है, इसका अध्ययन किया जाता है प्रकारवाद के अंतर्गत। जो संरचनात्मक प्रकारवादी होते हैं वे क्या बताते हैं कि इकाइयों की जो संरचना है, इस समग्र को, इस जैसे हमारा जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, इसको बनाने में, जैसे एजुकेशन इसको बनाने में हेल्प कर रहा है, मैरिज हेल्प कर रहा है, रिलीजन हमारे समाज के अंतर्गत इसीलिए है क्योंकि ये मनुष्य के अस्तित्व को बनाया हुआ है, ये सोसाइटी के अस्तित्व को बनाया हुआ, तभी रिलीजन हमारे सोसाइटी के अंतर्गत। तो बोला कि ये जो इकाइयाँ हैं, ये सब क्या है, इकाइयाँ हैं। तो ये इकाइयाँ किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनके बीच किस प्रकार का जो संबंध है, इसका अध्ययन कौन करता है, तो संरचनात्मक प्रकारवाद के अंतर्गत करता है। इन दोनों का जो आपका माइनर डिफरेंस है, आप लोगों को ये चीज को याद रखना होगा। थर्ड जो आ जाता है नव प्रकारवाद, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। नव प्रकारवादी जो होते हैं वे क्या, वो उनका जो सिद्धांत होता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र और बहुलवादी उपागम पर आधारित होता है। स्वतंत्र बहुलवादी उपागम का तात्पर्य यह हुआ कि वे चाहते हैं, वे देखते हैं, ना तो वे सोसाइटी को महत्वपूर्ण मांग रहे किसी एक रूप को, ना ही उसकी संरचना को, बल्कि वे बोलते हैं कि समग्र रूप से हम लोग किस प्रकार से परिवर्तन के माध्यम से, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सोसाइटी के अंतर्गत परिवर्तन आता है, इसको वे महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए मेरा जो थाउट है, मैं आप लोगों तक क्लास इसलिए लेकर आती हूँ और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं इजी वे में आप लोगों तक लेकर आ सकूँ, ताकि ये आपके लिए एग्जाम में आपको हेल्पफुल करे। क्लास आपको बहुत लंबी लंबी भी मिलेंगी, लेकिन मेरा मोटो वो नहीं है। मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट वे में आप लोग टॉपिक को, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो नव प्रकारवादी क्या होते हैं, वो क्रिया और व्यवस्था पर समग्र रूप से ध्यान देते हैं
और ध्यान देने के बाद उनकी जो प्रवृत्ति होती है वे कैसी होती है, वो उनकी अध्ययन की प्रवृत्ति होती है, सुधारवादी प्रवृत्ति को मानते हैं। तो क्रिया और व्यवस्था को क्या मतलब हो गया कि क्रिया कौन कर रहा है, सोसाइटी के अंतर्गत जो कुछ भी हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो व्यक्ति कर रहा है। तो व्यक्ति की जो एक दूसरे के साथ क्रिया है और जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो वो क्रियाएं सोसाइटी में कर रहा है, उसकी जो व्यवस्था है उसका, इन दोनों का, वो सोसाइटी को भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं और व्यक्ति को भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि इन दोनों का जो मिलन रूप है उसका हम लोग क्या करते हैं, नव प्रकारवादी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे इनके अनुसार बोला गया कि समाज के अंतर्गत हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि जैसे ये एक व्यक्ति हो गया और ये भी एक व्यक्ति हो गया, तो जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक बार मिले, दो बार मिले, इनके बीच जब अंतःक्रिया हुई तो वो किसको प्रभावित कर रही है, ये हमारी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। तो इनके अनुसार क्या था, नव प्रकारवादी के अनुसार जो समाज है ये अंतःक्रियाओं से बनता है, न कि पूर्व आपका आवश्यकताओं से। पूर्व प्रकारवादी आवश्यकता जो है ये पार्सन्स महोदय की विचारधारा है और इसमें इन्होंने अपना, उनका जो एजिल मॉडल था इसमें उन्होंने अपना बताया था पूर्व आपका संरचनात्मक जो उनकी आवश्यकता थी उसके अंतर्गत एजिल मॉडल एडोप्टेशन वाला जो थ्योरी था उनका। फिर जो नव प्रकारवादी हैं उनके अनुसार जो व्यक्तिगत क्रियाएं हैं वो सामाजिक क्रिया के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे बोला गया कि व्यक्तिगत क्रियाएं सामाजिक क्रियाओं के लिए किस प्रकार से जिम्मेदार होती हैं। हमारे समाज के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कुप्रथाएं थे जो कि हमारे आदिकाल से ही चली आ रही थी। तो सोसाइटी के अंतर्गत अगर कोई उसको चेंज नहीं करेगा, कोई व्यक्ति अगर उसमें परिवर्तन नहीं आएगा तो उस क्रिया में तो परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम लोग हमारे पुराने विचारधारा को ही फॉलो करते रहें कि कोई एक व्यक्ति एक पत्थर को पूज रहा है तो हम लोग भी जाकर उस पर जल चढ़ा रहे हैं, उसको पूज रहे हैं, तो वो प्रथा तो हमारी चलती आएगी। लेकिन अगर हम उसमें परिवर्तन करते हैं, जैसे कि हमारे पहले के समाज में जो था वो सती प्रथा था, तो सती प्रथा में अगर किसी ने आगे आकर, कोई समाज सुधारक ने आकर इसमें अगर नहीं परिवर्तन किया होता तो वो तो हमारे सोसाइटी के अंतर्गत अभी भी विद्यमान में रहता, अभी भी हमें उस प्रकार की कुप्रथा को झेलना पड़ता। जो डॉरी सिस्टम है ये हमारे सोसाइटी की एक कुप्रथा है। तो अगर कोई व्यक्ति अब आगे आकर ये ना बोले कि नहीं हमें दहेज नहीं चाहिए, हम बिना दहेज के विवाह करेंगे, तो जब एक व्यक्ति स्टार्ट नहीं करेगा तो उसको लोग कैसे फॉलो करेंगे। तो ये हमारे सोसाइटी के अंदर जोड़ी है, परिवर्तन जोड़ी है। परिवर्तन का विरोध कौन करते हैं, तो जो प्रकारवादी समर्थक होते हैं जैसे दुर्खिम जी, पार्सन्स जी, ये व्यक्तिवाद का विरोध करते हैं। वे बोलते हैं कि नहीं, पूरा समग्र रूप जो है वो सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये परिवर्तन का विरोध करते हैं, ये रूढ़िवादी विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। इनके अनुसार वो जो रूढ़िवादी विचारधारा उसका फॉलो करते हैं। तो जब नव प्रकारवादी परिवर्तन को फॉलो करेंगे तो वो तो रूढ़िवाद को भी चेंज करेंगे ना। फिर जो प्रकारवादी होते हैं वह आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार चलते हैं, तो जो नव प्रकारवादी है वो आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार नहीं चलते हैं, वो क्रियाओं के अनुरूप चलते हैं। वह समाज के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल उनकी क्रियाएं हैं उसको फॉलो करते हुए करते हैं। तो हम लोग को इसमें क्या याद रखना होगा कि जो नव प्रकारवादी हैं उसके अंतर्गत आपका जर्गस एलेक्जेंडर, लिकमैन लूमेन और पॉलेमी आते हैं। तो ये तीनों कौन थे, नव प्रकारवाद के समर्थक थे। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि शुरू से अगर आप लोग सिलेबस को स्टार्ट करना चाहते हैं पीजीटी का तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और तब हम लोग कल की क्लास में भारत में किस प्रकार से समाजशास्त्र का जो आगमन हुआ था तो उसका जो कौन से यूनिवर्सिटी में कौन सा ईयर था उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। और अगर आप लोग चैप्टर वाइज कवर करना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।